हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। जो बच्चे भी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, ये पूरी वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। हम आपसे कहेंगे जो मेरी पूरी किताब केमिस्ट्री वाला वन शॉट, अगर आपने वो नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, अगर 2-3 घंटे बाद आपका पेपर है तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। कैसे करोगे? तो भैया ये एक पेपर हमने पीछे लगाया हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी का है। हमने पहले भी कल एक वीडियो भी डाली थी और उसमें हमने बताया था कि अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अपनी यूनिवर्सिटी के पिछले 2-3-4 साल के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो, उसके बाहर पेपर नहीं आता है। तो ये एक पेपर है जो इस पूरी वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सारा कंटेंट है ही, सब कुछ इस पूरी वीडियो में सॉल्व कराएंगे इस पेपर को। और आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में कहना है सर जी हमें तो पहले से सब कुछ आता था, हमने आपका सारा कंटेंट देखा हुआ है भाई। ठीक है, हम थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं इस पेपर की और उसके बाद पूरी वीडियो आप देख डालना, पूरा पेपर सोल्यूशन हम इसमें लगा रहे हैं भाई। ठीक है, देखो अगर हम कहें कि इसमें क्या क्या आया हुआ है तो सबसे पहले आया हुआ है इसमें फेज रूल। ठीक है, अभी आगे फेज रूल आपको पढ़ने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। फेज रूल आया हुआ है, मोस्ट वांटेड, आप किसी यूनिवर्सिटी से हो, फेज रूल पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र है। गिव्स फेज रूल आप यूट्यूब पे सर्च करो, पहले नंबर पे अपनी वीडियो आएगी। और पहली बात, सब कुछ इस वीडियो में ही डालना है, तो आप इसे पूरा देख डालोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, जेल क्या होते हैं ये भी हमने आपको कराए हुए हैं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भैया गिव्स फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल आपको पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा है लिक्विड क्रिस्टल, ब्रह्मास्त्र है। कई बार तो लिक्विड क्रिस्टल लॉन्ग में आता है मेरे भाई, तो लिक्विड क्रिस्टल आपको पढ़ाया हुआ है, इस वीडियो में आगे भी आपको पढ़ाएंगे, पूरा देखिएगा भाई। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, शॉर्ट में आया हुआ है। राइट शॉर्ट नोट ऑन वैन डर वाल्स कांस्टेंट, जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, यानी वैन डर वाल्स कांस्टेंट को हम लोग काहे से लिखते थे, स्मॉल ए और स्मॉल बी से हम लोग लिखा करते थे। इन दोनों के बारे में आपको बताना है, इनके मात्रक क्या हैं, ठीक है, इनकी विमा क्या है, ये सब आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे भाई। ठीक है, आगे अगर हम देखें भाई तो और क्या आया हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि आई हुई है। मोस्ट वांटेड है, पेपर में वैसे भी आती रहती है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हमने जो कैप्सूल क्लासेस दिए थे उसमें भी ये सब कराया हुआ था। उसके अलावा भैया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी हम सरल भाषा में कहें तो बीआरएमएस क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी वीएमपी क्या होता है, और एवरेज वेलोसिटी यानी वी वार क्या होता है, ये भी बार बार पेपर में आता रहता है, आया हुआ है, जो आपको तैयार करना है भैया। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आपको तैयार करनी। यानी ये जो पेपर हमने यहाँ पे आपको दिया है, ये वो पेपर है जो ब्रह्मास्त्र है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। अभी 12-15 दिन हैं आपके पेपर होने में। कल जैसे अभी हम आज ही थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के हमने इंपॉर्टेंट डाले हैं, आपको मिल गए होंगे जूलॉजी बॉटनी वाले चैनल पर, उसकी वीडियोज हम पब्लिक करने लगेंगे। ऐसे ही फिजिक्स की वीडियो कल मिलेगी आपको एक और, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट होंगे, सब कुछ होगा। 15 दिनों के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। आप मन लगा के पढ़ो, पेपर अच्छा हो तब कमेंट में आके कहना सर जी मजा आ गया भाई। ठीक है, डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आई हुई है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो आया हुआ है, बाकायदा जो इसका प्रूवमेंट होता है K बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी आपको बताया जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तो जरूर तैयार कर लेनी है भाई। ठीक है, गिव द थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हमने आपको कराई हुई है, ब्रह्मास्त्र है। कोई आपकी किस्मत ही खराब हो कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लॉन्ग में ना आए, वरना आएगी भैया। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म्स, फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भैया यहाँ लॉन्ग में दे रखा है, तो इससे सस्ता क्या ही होगा, आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आई हुई है, जो इक्वेशन होती है इसकी पीवी बराबर 1/3 mnu स्क्वायर, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज लिखनी है इसमें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती हैं, कौन कौन सी समावेवता होती हैं, ये इस पेपर के अंदर पूछा गया। देखा जाए तो ये पूरा ही पेपर मोस्ट वांटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके आगे से हम पूरा इसका सलूशन लगा रहे हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा भी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इस पेपर में जो जो टॉपिक है वो पूरा इसके आगे हम सलूशन लगा रहे हैं। ये पीडीएफ आपको हम दे देंगे फ्री में, अपना टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।
क्लिक करके ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी और हाईलाइट करो बैठ के, ये आता है, ये आता है, ये आता है। अगर हम आपको दिखाएं, यहीं एक पन्ना पड़ा होगा जिसमें हमने लिखा है, इसमें 12-13 टॉपिक आए हुए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आप लिख लो, नहीं प्रिंट आउट निकालना मत निकालो, लिख लो भैया, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। इस तरीके से जब आप 3-4 पेपर तैयार कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा अबे यार खाली परेशान हो रहे थे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है भाई, तो केमिस्ट्री की पूरी जुगाड़ हमने आपकी करी दी है। जूलॉजी के आज इंपॉर्टेंट पढ़ गए हैं, उनके इंपॉर्टेंट को पढ़िए, बॉटनी के इंपॉर्टेंट कल पढ़ जाएंगे, आज रात में ही डाल देंगे। ओवरऑल हम आपको भरोसा दिलाते हैं इन 12-15 दिनों के अंदर बेहतरीन कंटेंट आएगा, मन लगा के पढ़ोगे तो गर्दा उड़ा देंगे। चलो शुरू करते हैं। गिब्स फेज रूल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हमने आपको पेपर एनालिसिस दिया था तो वहां पे दिखाया था कि फेज रूल कई बार आया हुआ है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि गिब्स फेज रूल के अंदर कंपोनेंट हैं, फेजेस हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो 1 to 1 पूरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं और चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है, चाहे तो आप उसे फेज रूल कह लो और चाहे तो आप उसे गिब्स फेज रूल कह लो भाई। ठीक है, क्या होता है गिब्स फेज रूल, चलिए सर जी देखते हैं। गिब्स फेज रूल क्या है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलार्ड गिब्स। क्या नाम है? विलार्ड गिब्स या डब्ल्यू गिब्स आप कह सकते हो, जिन्होंने एक रूल दिया जिसे हम लोग कह देंगे गिब्स फेज रूल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है F बराबर C माइनस का P+2। F बराबर C माइनस का P+2। ये तो गिब्स फेज रूल हो गया, लेकिन जब ये आएगा 7.5 नंबर में या लॉन्ग में आ जाता तो आप इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो आपको समझाना पड़ेगा भाई। कैसे समझाओगे कि F माने क्या है? F माने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि जितनी स्वतंत्र तरीके से गति हो सकती है उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे भैया कोई तार पे चल रहा है तो केवल लंबाई में चल सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती थी। कोई मेज पे चल रहा है तो लंबाई चौड़ाई दोनों में चल सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाती थी। कोई हवा में उड़ रहा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में चल सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती थी। लेकिन ये फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। तो यहां पर देखेंगे कितने कंपोनेंट हमें मालूम है और कितने निकालने पड़ेंगे, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे भाई। तो एफ माने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, पी मतलब है फेजेस यानी अवस्था। किस तरीके से क्या क्या है एक एक करके आपको समझाते हैं। तो भैया गिब्स फेज रूल क्या है? F बराबर C माइनस का P+2 गिब्स फेज रूल है भाई। ठीक, तो F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C क्या है? कंपोनेंट्स है, और P क्या है? नंबर ऑफ फेजेस है। तो एक एक करके समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग F को समझेंगे। F का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने यहां पे लिख दिया, क्या लिखा? किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई भी सिस्टम है उसे एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स की वो मिनिमम क्वांटिटी, जितने कम से कम वेरिएबल चाहिए होते हैं, उन्हें सिस्टम का शेष वेरिएबल अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं, उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। समझाते हैं कैसे। जैसे हम आपसे कहें कि भैया मेरे पास 10 लड्डू थे, ठीक, एक व्यक्ति को हमने 6 लड्डू दे दिए, तो बताओ दूसरे को कितने मिले? तो तुम कह दोगे सर जी दूसरे को 4 मिले। यानी एक के बारे में बताया तो दूसरे के बारे में अपने आप पता चल गया। तो ऐसे ही अगर किसी सिस्टम में 3 चीजें हैं तो अगर 2 चीजें बता देंगे तो तीसरी आप खुद निकाल लोगे। किसी सिस्टम में 5 चीजें हैं तो अगर हम 4 चीजें बता देंगे तो 5वीं आप खुद निकाल लोगे। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई भी सिस्टम है उसे अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो जितनी चीजें कम से कम हमें चाहिए हैं उसे पता करने के लिए उसे ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। कैसे समझेंगे जरा देखना। हमने एक एग्जांपल ले लिया फॉर अ प्योर गैस, यानी प्योर गैस का मतलब क्या है? कोई भी प्योर गैस है जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने लिखा किसी गैसियस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए होते हैं। भैया प्योर गैस क्या है बताओ? आपने समीकरण पढ़ रखा है, पीवी बराबर क्या होता है? आरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पीवी बराबर आरटी। अब इसमें देखो जरा, आर तो कांस्टेंट है ही, उसकी वैल्यू पता है 0.082 समथिंग होती है। पी हमें कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है और टी कैलकुलेट करना। 3 चीजें हैं यहां पर। इन 3 चीजों को अगर आपको कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन के अंदर तो कम से कम 2 चीजें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें पी पता चल जाए, बी पता चल जाए तो यहां पे मान रख दोगे, आर तो कांस्टेंट है ही, टी की वैल्यू भी अपने आप निकल आएगी। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई। ठीक है, तो यानी अगर कोई प्योर गैस है, आइडियल गैस है, तो कम से कम आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। इसका मतलब प्योर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हम यहां पे लिख के दिखाएंगे। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने पर तीसरा वेरिएबल अपने आप कैलकुलेट किया जा सकता है। अतः एक रियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जहां पे पीबी बराबर आरटी है, पीबी बराबर आरटी कौन सी इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन है भाई। ठीक है, आइडियल गैस कर लेना। यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन है, तो आइडियल
गैस के लिए मेरे भाई, आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श गैस, आदर्श गैस समीकरण। तो पीवी बराबर RT में R कांस्टेंट हो गया, P नहीं पता, B नहीं पता, T नहीं पता, कोई दो चीजें पता कर लो, P और T पता कर लो, B निकल ही आएगा, P और B पता कर लो, T निकल ही आएगा। यानी एक आइडियल गैस इक्वेशन के लिए दो चीजें हमें अगर पता हो तो हम उसकी तीसरी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसकी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं फॉर अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस। पहले तो प्योर गैस थी, कोई मिक्सचर नहीं था, अब कि हमने दो गैसें मिला दी आपस में। तो भैया जब दो गैसें हम लोग आपस में मिलाएंगे तब क्या होता है जरा देखना। तो कोई दो गैसेस के होमोजेनस मिक्सचर के वेरिएबल P होंगे, यानी प्रेशर तो पता ही करना है, T पता करना है, V प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम तो है, लेकिन जब मिला दिया तो भैया कितना मिला है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका मिक्सचर क्या है, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अतः 3 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करके फोर्थ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ध्यान से सुनो, जब तक वो अकेला था तब तक उसके बारे में P निकालना था, T निकालना था, V निकालना था, लेकिन जब दो गैसों को मिला दिया तो प्रेशर तो निकालना ही है, टेम्परेचर तो निकालना ही है, वॉल्यूम तो निकालना ही है, संग में कंपोजिशन कितना मिला हुआ है उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 चीजें हमें पता है, किसमें? 3 चीजें अगर पता है तो चौथी चीज अपने आप निकल आएगी। तो इसके लिए अगर मिक्सचर हम लोगों ने लिया है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी भाई, ठीक है। जैसे यहां पर एक इक्विलिब्रियम लिखी हुई है कि भाई एक लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर का मतलब सभी को पता भैया पानी होता है, लिक्विड वाटर है, इससे भैया रिवर्सिबल हमने क्या बनाया? वाटर वेपर बनाया, ठीक है। लिक्विड वाटर से वाटर वेपर, यानी सरल भाषा में कहें द्रव से हम लोग भाप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह इक्विलिब्रियम एक डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टेबल होती है। अतः एक वेरिएबल को कैलकुलेट करके दूसरा वेरिएबल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझाते हैं आपको कि भैया लिक्विड वाटर का मतलब क्या है? पानी है यार, सरल भाषा में लिख दे रहा, ठीक है। पानी से क्या बना रहा है? भाप बना रहा है। तो सबको पता है जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो पानी भाप में कन्वर्ट होने लगता है, उस समय प्रेशर कितना होता है? 1 ATM होता है। तो ये तो निश्चित है ना मेरे भाई। तो जब निश्चित है तो एक चीज कैलकुलेट कर लेंगे, यदि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 ATM हो जाएगा। सीधी सी बात है। कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती हैं जो पता होती है कि भैया गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, देखा 100 डिग्री पे पानी ने उबलना शुरू कर दिया, भाप बनना शुरू कर दिया, तो हम समझ गए कि भैया जब टेम्परेचर इस समय 100 डिग्री है तो इस समय प्रेशर कितना होगा? 1 ATM होगा, क्योंकि एक जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब वो 1 ATM हो, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर कितना? 1 ATM ही तो है। अरे भैया रूम टेम्परेचर नॉर्मल कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल जो वायुमंडलीय दाब है कितना माना जाता है? 1 ATM। उस 1 ATM पे ही तो तुम गर्म कर रहे हो उसे। तो 100 पे अगर भाप बन रही है तो भैया 1 ATM उसका प्रेशर हो जाएगा। तो एक चीज अगर आपने कैलकुलेट कर ली टेम्परेचर को तो ऑटोमेटिक प्रेशर फिर आपका पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की कोई इक्विलिब्रियम है कि पानी से हम लोग भाप बना रहे हैं तो इसके लिए मेरे भाई कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 हो जाएगी, क्योंकि दो चीजों में से कोई एक चीज हम लोग निकाल लेंगे। जैसे मान लिया ये बर्फ है, बर्फ से हमने बनाया पानी और पानी से बनाई भाप, ठीक। इसकी भी कुछ कंडीशन होगी। यह इक्विलिब्रियम, इसके लिए पूरी जो कंडीशन यहां लिखी हुई, इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होना चाहिए 4.58 mmHg पर एग्जिस्ट करता है। अतः किसी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर जो हमने एक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है कि बर्फ से पानी और पानी से भाप, तीनों अगर ये पूरा इक्विलिब्रियम आपको एक बार में चाहिए है तो इसकी और कोई कंडीशन ही नहीं है। इसके लिए केवल ये पता ही है कि जब टेम्परेचर इतना होगा, प्रेशर इतना होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी। तो जब हमें पता ही है किसी वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, किसी को निकालना ही नहीं है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप समझ गए होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताएं तो सरल भाषा में ये होता है कि भैया जितने वेरिएबल हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देंगे। भाई पहली बात, फॉर्मूला क्या है? F बराबर C माइनस का P+2 है। F क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई भाई, ठीक है। अब C और P आपको समझाई देना। पानी से समझ लो भैया, पानी का मतलब जैसे H2O है भाई, ठीक है। H2O का मतलब पानी है। पानी कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो भाई ये ठोस में भी पाया जाता है, ठीक है भाई, ये द्रव में भी पाया जाता है, भाई ये गैस में भी पाया जाता है। तो अगर ये तीनों स्टेट में पाया जाता है तो इसकी जो फेज है, इसका जो P का मान है वो कितना हो जाएगा?
तीन हो जाएगा, यानी पानी तीन अवस्थाओं में पाया जा रहा है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो ये 3 फेजेस वाला सिस्टम है मेरे भाई, ठीक है। और कंपोनेंट का मतलब होता है इसका फार्मूला कैसे इक्वेशन से लिखेंगे। सॉलिड में अगर ये बर्फ में है तब भी फार्मूला इसका क्या होता है, H2O। लिक्विड में है तब भी फार्मूला क्या होता है, H2O। गैस में है तब भी पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो इसका कितना, यानी इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक। यानी सरल भाषा में कहें तो किसी फार्मूला को जितने केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं, यही यहां पे हमने लिखा हुआ है कंपोनेंट में कि भैया किसी सिस्टम के सभी फेजेस के कंपोजिशन, फेजेस मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है, ये जिस भी स्टेट में कंपोजिशन को जिस केमिकल इक्वेशन फार्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, जितने फार्मूलों से लिख देंगे वो उतने कंपोनेंट सिस्टम कहलाएगा भाई, ठीक है। तो H2O से ही लिखेंगे, चाहे वो पानी में ठोस हो, द्रव बर्फ हो, पानी हो, भाप हो, कुछ भी हो, सबका फार्मूला H2O। तो ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे H2O सिस्टम क्या होता है, यानी वाटर सिस्टम क्या होता है, PBAG सिस्टम क्या होता है, बिस्मस वाला सिस्टम पढ़ाएंगे। तो ये सारे सिस्टम के अंदर आपको बताएंगे कि कंपोनेंट क्या होता है, फेजेस क्या होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। ओवरऑल इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो आपको ये समझ में आएगा कि F बराबर C माइनस का P+2 गिव्स फेज रूल होता है, जिसमें F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आप एक एग्जाम्पल से समझा सकते हो, जरूरी नहीं हमने 4-5 एग्जाम्पल लिखे तो आप इतने ही लिखेंगे। आप एक एग्जाम्पल से समझा सकते हो कि मान लिया ये इक्वेशन है PB बराबर RT, इसमें भैया हमें क्या चाहिए, दो चीजें अगर हम निकाल लें तो तीसरी निकल आएगी। हमें दो वेरिएबल्स को पता करना ही पड़ेगा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। C मतलब क्या होता है, कंपोनेंट। किसी भी अगर कोई भी सिस्टम मेरे पास है उसे जितने उसकी सभी फेजेस को, ठोस को, द्रव को, गैसेस को, जिस केमिकल इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे, जितनी केमिकल इक्वेशन से लिखेंगे वो उसका कंपोनेंट कहलाएगा। और फेजेस का मतलब तो अवस्था ही होती है कि अगर वो ठोस में, द्रव में पाया जाता है तो 2 फेजेस हो गई, ठोस द्रव गैस तीनों में पाया जाता तो 3 फेजेस हो गई, केवल ठोस में पाया जाता तो 1 फेज हो गई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से गिब्स फेज रूल चलता है। जेल क्या होता है भाई, तो जेल एक सेमी सॉलिड सिस्टम है, कुछ उसी तरीके का है भैया, लिक्विड क्रिस्टल टाइप ही। सेमी सॉलिड का मतलब क्या, पूरी तरीके से ना तो ठोस है और ना पूरी तरीके से लिक्विड है, जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल एक सॉलिड नेटवर्क के अंदर फंसे होते हैं। यानी कोई ठोस होगा, उस ठोस के अंदर भैया बहुत सारा लिक्विड फंसा हुआ होगा। यह देखने में सॉलिड जैसा लगेगा, देखने में सॉलिड लगेगा, लेकिन वास्तव में इसकी मात्रा, इसमें काफी मात्रा में लिक्विड होगा। जैसे जेल होता है, हम लोग बालों में जेल लगाते हैं, देखा, उसमें भी तो ये होता है। क्या वो ठोस होता है, नहीं। क्या वो द्रव होता है, नहीं। दोनों का मिक्सचर होता है भैया, ठीक। जैसे हेयर जेल है, बालों में लगाने वाला जेल है, आप जेली खाते हो, ठीक है, बच्चों के खेलने वाला स्लाइम आता है, ये सब कुछ जेल की फॉर्म में होता है। यहां तक कि जो टूथपेस्ट वगैरह आते हैं ये भी सब जेल की ही फॉर्म में होते हैं, यानी ठोस और लिक्विड दोनों के मिश्रण होते हैं। टाइप्स ऑफ जेल की बात करें तो एक तो हाइड्रोजेल होते हैं, जहां कहीं भी हाइड्रो शब्द का इस्तेमाल होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो एक तो पानी वाले हैं, इनमें लिक्विड पार्ट के रूप में वाटर यानी पानी ज्यादा होगा, जैसे एलोवेरा जेल हो गया। ऑर्गेनो जहां भी शब्द आ जाए उसका मतलब होता है कार्बन, तो इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर है, एसीटोन है, इस तरीके की जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं वो इसमें भैया पाई जाएंगी लिक्विड पार्ट के रूप में। जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक जेल्स आते हैं, जब आप जाओगे तो केवल बालों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जेल्स आते हैं जिनमें भैया एलोवेरा जेल हटा के ऐसे बहुत सारे जेल आते हैं जिनमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मिले होते हैं, सरल भाषा में केमिकल मिले होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉफ्ट होते हैं, जेली की तरह होते हैं, इजीली लाइक लिक्विड, लिक्विड की तरह, लिक्विड की जो कंडीशंस है उन्हें नॉर्मली फॉलो नहीं करते हैं, पानी और अन्य लिक्विड को लार्ज अमाउंट में होल्ड कर सकते हैं, यानी जो ठोस के अंदर लिक्विड वाला मटेरियल है वो होल्ड होकर रह सकता है। सॉलिड और लिक्विड दोनों की लगभग प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो कॉस्मेटिक की दुकान पे आप चले जाओ, बहुत सारी क्रीम ऐसी मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे हेयर जेल्स आपको मिल जाएंगे। मेडिसिन में बहुत सारे ऑइंटमेंट्स आते हैं, ड्रग वगैरह आते हैं। इन फूड में जेली है, आइसक्रीम है, इस तरीके की मिल जाती है। और साइंस में भी डीएनए स्टडी में जेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, बहुत ही आसान है। बेस सब्सटेंस यानी ऐसे पदार्थ जिनकी प्रॉपर्टीज सॉलिड और लिक्विड के बीच होती हैं। बचपन से पढ़ाया जाता है ठोस, द्रव, गैस, तो भैया ठोस और द्रव के भी अगर बीच की स्टेट हम निकालें तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये लिक्विड की तरह बह सकते हैं, यानी ये फ्लो कर सकते हैं, परंतु इनमें कुछ क्रिस्टल यानी ठोस के जैसी भी कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है, कुछ अरेंजमेंट इनमें होता है। सरल भाषा में लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, जिनमें सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें हम लोग लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं भाई, ठीक है।
टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो 3 तरीके के होते हैं भैया। पहला क्या होता है? पहला होता है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या होता है ये? इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, परंतु ये लेयर में अरेंज्ड नहीं होते हैं, यानी है पैरेलल। पैरेलल का मतलब इस तरीके से दोनों के बीच में कोई कोण ना बने, तो वो समांतर होते हैं भैया, ठीक है। चाहे आप ऐसे कह लो, चाहे आप ऐसे कह लो, ये सब समांतर हैं, लेकिन लेयर वगैरह नहीं बनाएंगे भैया। ये देखो अंधाधुंध तरीके से सब हैं एक ही डायरेक्शन में, सब एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन कोई लेयर नहीं बना रहा कि कहीं पे इकट्ठे हो गए, कोई लेयर बना ली। तो ये लेयर नहीं बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे प्रभावित हो जाएंगे, तथा ट्रू लिक्विड के समान फ्लो करते हैं। जैसे एक रियल सोल्यूशन होता है, फ्लो करता है, वैसे ये भी बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं भैया, ठीक है। तो पहला होता है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक भैया। दूसरा क्या होता है? दूसरा है स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। ये थोड़ा सा अपग्रेडेशन है, इसमें मॉलिक्यूल्स पैरेलल तो होते हैं लेकिन लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अलग अलग वेलोसिटीज के साथ लेयर में फ्लो करते हैं, लेयर की फॉर्म में। सरल भाषा में लोग कहते हैं नहीं कि क्या यार चिथड़ों में बह रहे हो, तो लेयर की फॉर्म में रहते हैं इस तरीके से। ये देखिए है तो सब एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन अब की लेयर बना ली, इन्होंने अपनी, इन्होंने अपनी, इन्होंने अपनी, इन्होंने अपनी, सबने लेयर बना ली। इस तरीके के जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें कहते हैं स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। और तीसरा और आखिरी होता है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। ये क्या होता है भैया? ऐसे मॉलिक्यूल जो हेलिकल यानी नहीं घूमी हुई संरचना बनाते हैं। कैसी संरचना बनाते हैं? स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, या कह सकते हैं जो ऊपर वाले दोनों हैं उन दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है, वो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। इनका यूज टेम्परेचर इंडिकेटर है, ठीक है, कलर चेंजिंग पेंट है, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी अगर हम लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लिक्विड की तरह फ्लो कर सकते हैं। ये एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं। एन आइसोट्रॉपी का क्या मतलब होता है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग गुण ये दिखाएंगे, ठीक है। यूज इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जो एलसीडी वगैरह होती है उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंसिटिव टू टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सब के प्रति सेंसिटिव होते हैं और इन सबको आसानी से ये पहचान सकते हैं भैया, ठीक है। दूसरा है पैरा। पैरा का मतलब जब ये जोड़े में है तो ये बिना जोड़े में है। तो भैया बे मेटेरियल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा इन्हें किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली अट्रैक्ट होते हैं। वो रिपल यानी दूर जा रहे थे, उनमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन थे, इनमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन है, ये पास आ रहे हैं। भैया जोड़ा जिसका बन गया वो क्यों आएगा? तो जिसका जोड़ा बन गया वो हमेशा रिपेल होगा, दूर दूर रहेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना, एक बार जोड़ा बन जाए तो मजा आ जाए भैया, समझ रहे हो? ऐसे समझाना पड़ता, आपको याद रहे भैया, ठीक है। तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, खुल के अट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि संस्कार बीच में आ गए भैया, ठीक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, जैसे टाइटेनियम ट्रिपल पॉजिटिव है, ठीक है, वेनेडियम ट्रिपल पॉजिटिव है, इस तरीके की चीजें जितनी भी हैं ये सारी की सारी क्या है? पैरामैग्नेटिक। जिसमें हमने ए और बी जो इंट्रोड्यूस किए हैं ये क्या है? वॉन डर वाल्स कांस्टेंट है। जो पिछला पेपर हमने आपको करवाया था, पेपर एनालिसिस, उसमें क्वेश्चन आया था ए और बी जो वॉन डर वाल्स कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में लिखना था। तो ए और बी को वॉन डर वाल्स कांस्टेंट कहते हैं। जो स्मॉल ए है इसकी यूनिट कितनी होगी, यानी मात्रक एटीएम लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर होती है। और जो यूनिट बी है इसका लीटर आयतन, भैया कैसे निकालोगे? बी माइनस बी सूत्र तब बनता है जब बीमा बराबर होती है, तो यानी दोनों का जो मतलब जो यूनिट है वो बराबर होगी। तो वी मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, तो आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इसके ये सारे के सारे मात्रक होते हैं। बीमा की बात करें तो इसकी बीमा हो जाएगी ml की पावर 5 t की पावर -2 यानी डायमेंशन, और इसकी सीधी सी बात है लंबाई के लिए l, तो l की पावर 3 हो जाएगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, और साथ ही साथ बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सर जी हिंदी में बताइए। तो भैया आणविकता और कोटि क्या होती है? जब आप 12th क्लास में रहे होगे तो पहला ही चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा रासायनिक बलगतिकी, उसी को यहां पे इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं केमिकल काइनेटिक्स, यानी सरल भाषा में कहें तो हम लोग बात करने वाले हैं आणविकता और कोटि के बारे में, और इंग्लिश में कह दे भैया तो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। हमने पहले भी कई एग्जांपल आपको दिए हुए, एक बार फिर से समझा दे रहे। जब भी कभी गांव में छप्पर चढ़ता है तो पूरे गांव को बुलाया जाता है कि भैया सब लोग आओ, आके छप्पर चढ़वाओ आके। उसके बाद जब छप्पर चढ़ जाता है या लिंटर पड़ जाता है तो भैया आलू पूड़ी बनते हैं। जो लोग गांव से हैं कमेंट करके बताना ऐसा होता है या नहीं होता है। आलू पूड़ी बनते हैं, सारे लोग बैठ के खाते हैं, बधाई देते हैं कि भैया भैया तुम्हारा लिंटर पड़ गया, तुम्हारा छप्पर पड़ गया, बड़ा बड़ा बधाई, और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसमें कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी फिट होगी, ध्यान से सुनो। मान लिया 100 लोग आए छप्पर चढ़वाने, तो भैया जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे यानी 100 लोग छप्पर चढ़वाने आए तो वो 100 लोग कहलाएंगे भाई मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहलाएंगे?
मॉलिक्यूलरिटी यानी कितने लोग हिस्सा लेने आए। लेकिन क्या 100 के 100 लोग दम लगाएंगे? नहीं भैया, पुराने जमाने में तो छप्पर चढ़वाने का मजा ही यही हुआ करता था कि मतलब 100 लोग आए, उसमें से 70 लोग ऊपर की तरफ धक्का दे रहे कि छप्पर चढ़े और 30 लोग नीचे की तरफ चिल्ला रहे हैं लगा लगा लगा, यानी कुल मिला के खींच नीचे रहे और चिल्ला ऊपर की तरफ रहे। इसका मतलब ही यही है कि भाई 100 लोग आए जरूर हैं, लेकिन बेग को निर्धारित कितने लोग कर रहे हैं? सिर्फ 70 लोग, 30 लोग मौज ले रहे हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 100, क्योंकि 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें सीरियस कितने लोग हैं? वेलोसिटी को निर्धारित कौन कर रहा है? केवल 70 लोग। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। उसी तरीके से किसी रिएक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी। और इंटरेस्टेड कितने लोग हैं, बेग को कितने लोग निर्धारित कर रहे हैं, वो उसकी कहलाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, मान लिया एक शादी हो रही है, उस शादी में जो दूल्हा है वो बहुत खुश है भैया, बहुत ताकत लगा रहा कि बारात हो जाए, दुल्हन खुश नहीं है। तो अब रिएक्शन में भाग कितने लोग ले रहे हैं? 2 लोग, एक दूल्हा एक दुल्हन। लेकिन भैया इंटरेस्टेड कितना आदमी है? 1। तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा और मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। तो बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश है कि किसी भी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसे उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, और जितने लोग बेग को निर्धारित करते हैं कि कितनी तेज रिएक्शन होगी, कितने धीमे होगी कि नहीं होगी, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ठीक है, तो यही हमने यहां पे लिख दिया है कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, हिस्सा लेने वाले सब्सटेंस मॉलिक्यूल के नंबर को, सब्सटेंस मतलब जो लोग क्रिया कर रहे हैं, अभिकारक हैं, के नंबर को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब आणविकता, और आणविकता का मतलब क्या है? कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को इसकी मैकेनिज्म की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन सीधे से देख लो, गिन लेंगे कि कितने लोग हैं और पता चल जाएगा। जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ NH4Cl, इस रिएक्शन को बनाते समय कितना अकेला एक NH4Cl पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें भैया इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। यानी कितने लोग भाग ले रहे हैं? एक NH4Cl भाग ले रहा है, 1 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। इस रिएक्शन को देखोगे HI कितने हैं? 2 हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लो सर जी एक और रिएक्शन आपको दिखाते हैं, इस रिएक्शन में बताओ कितने आदमी, कितने आदमी हैं? तुम कह दो 2 हैं सरकार। जरा यहां देखो भैया, पहला कौन है? पहला है CH3COOC2H5, एक आदमी है, H2O एक और आदमी है। तो एक और एक कितने आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 आदमी भाग ले रहे हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है भाई। यहां देख लो NO कितने हैं? 2 हैं। O2 कितना है? 1 है। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। 3 का मतलब इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी भाई। ठीक है, इस तरीके से किसी भी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जैसे मान लिया हम लिख दें N2 प्लस का 3H2, बताओ N2 कितना है? 1 है। H2 कितने हैं? 3 है। 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 4। तो बहुत ही आसान है, कोई भी रिएक्शन हो, केवल ये देख लो कितने लोग भाग ले रहे हैं। रिएक्शन जब शुरू हो रही है, दिस प्लस दिस कितना है, जितना है वही उसकी क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी भाई। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं चलो कमेंट करके बताना, हम यहां पे लिख दे रहे हैं H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl। भैया बताना इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? H2 कितना है? 1। Cl2 कितना है? 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? थोड़ा चलो हिंट भी दे दिया है, कमेंट करके बताना इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है भाई। ठीक है, तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। 2 और 1 3, तो मॉलिक्यूलरिटी 3। 1 और 1 2, तो मॉलिक्यूलरिटी 2। गिन लो कितने लोग हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी भाई। ठीक है, 3 से अधिक मॉलिक्यूल्स का कोलिजन डिफिकल्ट होता है, यानी जीरो वाली, मतलब जीरो वाली तो नहीं मिलेगी, 1 वाली मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगी, 2 वाली मिल जाएगी, 3 वाली मिल जाएगी। 3 से ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भैया प्रोडक्ट बनता कैसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। होता क्या है, मान लिया एक आदमी यह है, एक आदमी यह है, दोनों लोग आपस में टकराएंगे और टकरा के क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तब 3 आदमी अगर टकरा रहे तो 3 भी टकरा लेंगे, थोड़ा सा भैया दिक्कत होगी लेकिन 3 टकरा लेंगे। लेकिन अगर 4 लोग टकराएंगे तब भैया जो है, अगर 4 लोग टकरा रहे हैं तो चारों लोग अगर टकरा, देखो ये और ये आपस में नहीं मिल रहा, तो 4 लोगों का टकराना आपस में दिक्कत होती है। इसलिए ज्यादातर जो आणविकता है यानी मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 तक ही होती है। ऐसे ही बनता है भैया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ये सब चीजें आपने सुनी होंगी, 12th क्लास में नहीं सुनी तो आप सुन लो। तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल का कोलिजन मतलब टकराने में दिक्कत होती है, इसलिए 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी भैया जो रिएक्शन है वो मिलना बहुत मुश्किल होती है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन के ऑर्डर से अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। यानी जैसे अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। भाई अब ऑर्डर क्या होता है?
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की वह संख्या जो रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करती है। यानी केवल पार्टिसिपेट नहीं करना, मेहनत भी करो। 100 लोग पार्टिसिपेट करें तो 100 तो उसकी संख्या है, मॉलिक्यूलरिटी है, लेकिन उसमें से मेहनत कितने लोग कर रहे हैं, वेग को कितना लोग निर्धारित कर रहे हैं। अगर 80 लोग निर्धारित कर रहे हैं तो भैया उसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो यही लिख दिया, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की वह संख्या जो रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करती है, जो उसके वेग को निर्धारित करती है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भैया 100 लोग आए हुए हैं, 100 में से कितने लोग हैं जो धक्का लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? ऐसे दूर से तो खड़े होकर देख नहीं सकते हो, तो चेक करना पड़ेगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को गिन के नहीं निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। कल जब हम आपको रिएक्शन क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो का मतलब क्या है कि भैया मान लिया अरेंज मैरिज है, ना दूल्हा खुश है ना दुल्हन खुश है। कहने के लिए कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बारात में? 2 आदमी। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, आणविकता कितनी हो गई? 2, क्योंकि 2 लोग हिस्सा ले रहे हैं। इंटरेस्टेड कोई नहीं है, वो किसी और से प्यार करती हैं, वो किसी और से प्यार करते हैं। इंटरेस्टेड कोई नहीं है, वेग को कोई निर्धारित नहीं कर रहा। तो अरेंज मैरिज अगर हो रही है और कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो शून्य कोटि है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है भैया, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जैसे H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश में होती, ना H2 इंटरेस्टेड ना Cl2 इंटरेस्टेड, अगर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो जब दोनों भैया क्रिया कर रहे हैं और दोनों इंटरेस्टेड नहीं है तो शून्य कोटि की विक्रिया होती है। यहां पे एग्जांपल नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि भैया मान लिया लिख दिया H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, सूर्य का प्रकाश लिख दो, या Hν लिख देते हैं सूर्य के प्रकाश को, 2HCl। ये कैसी है? शून्य कोटि की, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि इसमें H2 Cl2 दोनों इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, समझो भैया। यहां देखो, सबसे पहले तो ये समझो, लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, यानी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की बात करी जा रही है, अणुओं की वेलोसिटी की बात करी जा रही है। आज से ही हम लोग शॉर्ट वीडियोस की सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पे बताएंगे मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या है। तो आप फॉलो करके रखो चैनल को। तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल कैसे गति करते हैं, बचपन में सिखाया जाता है, अंधाधुंध गति करते हैं। एक सिलेंडर यहां ला के रख दें, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि सिलेंडर कहीं लीक हो रहा है, यही होता ना। तो हमने क्या लिखा, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, यानी जितने भी गैस मॉलिक्यूल सब अपनी अपनी तरीके से गति करेंगे, अंधाधुंध गति करेंगे। गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को निम्न टर्म्स में व्यक्त करते हैं। जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं, गैसों के अणु हैं, वो अंधाधुंध गति करते हैं, तो उन्हें निम्न प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। कैसे? पहली होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज को लिखते हैं ऐसे करके, वेलोसिटी के ऊपर बार लगा देते हैं, बी बार का मतलब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम लोग VRMS से भी लिखते हैं, या फिर ऐसे करके हम लोग म्यू से लिख देते हैं भैया, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को म्यू से भी लिख देते हैं। तीसरा होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसे हम लोग लिखते हैं BMP से। MP का मतलब मोस्ट प्रोबेबल, V फॉर वेलोसिटी भैया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भैया। आप समझाओ कैसे चीजें चलेंगी। सबसे पहला देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, समझना भैया। तो एवरेज का मतलब क्या होता है भैया, हम लोगों ने बचपन से सीखा है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी जितने भी लोग हैं उन सबको जोड़ दो, उतने से ही भाग दे दो। जैसे हम कहें कि भैया जे 2 लिखा है, जे 4 लिखा है, जे 6 लिखा है, जे 8 लिखा है, 4 लोग हैं, एवरेज निकालना तो चारों को जोड़ दिया, 1 2 3 4, तो हमने 4 से भाग दे दिया, ये इसका एवरेज निकल आएगा। तो एवरेज निकालने का यही तरीका होता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमने लिखा यदि n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कितनी है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, डैश 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 Bn है, तब हम इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग सबको जोड़ देंगे भैया, ठीक है। ये देखो सबको हमने जोड़ दिया। एवरेज लिखने का तरीका कैसे होता है, ऐसे करके B बार लगा, V के ऊपर बार लगा दिया, यानी ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। B1 + V2 + B3 + B4 प्लस डैश 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 Bn, और n है तो बट्टा क्या कर देंगे हम लोग, n कर देंगे भैया, ठीक है। मैक्सवेल ने जो इसके लिए इक्वेशन दी वो दी B बार बराबर, समझो भैया, B बार बराबर √8RT/πm। ये मैक्सवेल ने इक्वेशन प्रूव करी है एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन है, ये एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी को जोड़ दो, नंबर से टोटल भाग कर दो, उसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी भैया, ठीक है। दूसरी हमने आपको बताई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आराम से समझ में आएगा। रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक।
मीन का मतलब क्या, एवरेज यानी औसत निकालना पड़ेगा। मीन कहो या फिर एवरेज कहो एक ही बात है। स्क्वायर का मतलब हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे फिर से भाई, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, वेलोसिटी है v1 v2 v3 v4 डैश 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 bn वेलोसिटी है, ठीक। अब इन वेलोसिटी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। करो स्क्वायर, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर v4 स्क्वायर, क्योंकि नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर कर लिया, देखो सबका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर वाला टर्म हो गया। अब इनका एवरेज यानी औसत निकालेंगे, यानी मीन निकालेंगे। तो सबके स्क्वायर का v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर v4 स्क्वायर bn स्क्वायर सबको जोड़ दिया, और n है तो n से भाग दे दिया। तो ये क्या क्या हो गया भैया, स्क्वायर भी हो गया, मीन भी हो गया। अब क्या चाहिए, रूट चाहिए। तो रूट चाहिए तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे भैया, इन सब का जो एवरेज निकाला उसे म्यू स्क्वायर हमने लिखा है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पूरे पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यानी म्यू बराबर क्या आएगा, म्यू बराबर क्या आएगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर डैश 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 bn स्क्वायर अपान में n। होगा क्या इससे देखो, ये देखो रूट भी आ गया। समझो भैया, आराम आराम समझा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो भैया रूट भी आ गया, ठीक। रूट मीन सबका औसत निकाला है तो मीन भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, म्यू से लिखते हैं, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं VRMS मेरे भाई, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके लिए जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दी वो है अंडर रूट 3RT अपान m। मैक्सवेल की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि भैया एवरेज वेलोसिटी के लिए अंडर रूट 8RT अपान पाई m, ठीक है। VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए अंडर रूट 3RT अपान m होता है भाई, ठीक है। ये देखिए भाई लिखा। उसके बाद तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हमने ये पढ़ क्या रहे हैं हम लोग भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो गैसों के अणु हैं वो अंधाधुंध गति करते हैं। उन गतियों को नापने के लिए, उन वेलोसिटीज को नापने के लिए कई टर्म में नापते हैं। पहला क्या था भैया, पहला मोस्ट प्रोबेबल, सॉरी पहला क्या था, पहला हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाला, सबका औसत निकाल दिया। दूसरा क्या था, VRMS था, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाला। और तीसरा क्या है, तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी VMP। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जिसे ज्यादा लोग पसंद करें। हम आपसे कहें 1 करोड़ रुपए लोगे या फिर दिन भर मजदूरी करोगे तो हर आदमी कहेगा भाई 1 करोड़ ही लेंगे। यही मोस्ट प्रोबेबल है, जिसे लेने की संभावना ज्यादा, यानी 10 गैसों के अणु देखे, उन 10 में ज्यादा लोगों की वेलोसिटी जो होगी उसे कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हमने क्या लिखा है, अधिकतर गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है इसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, BMP से लिखते हैं। और इसके लिए जो मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है, वो अंडर रूट 2RT अपान m। इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, इसके लिए इक्वेशन है भैया अंडर रूट 2RT अपान में m है। तो तीनों मिल गई हमें, ठीक है। सबसे पहली वाली क्या है बताओ, सबसे पहली वाली थी एवरेज, ठीक। दूसरी VRMS थी, तीसरी VMP थी भैया, ठीक। अगर हम इन्हें लिखें, सबसे पहले हमने म्यू को लिख लिया, फिर V बार को लिख लिया, फिर BMP को लिख लिया। म्यू की वैल्यू अंडर रूट 3RT अपान m है, लिख लिया। V बार के अंडर रूट 8RT अपान पाई m है, लिख लिया। रेशियो में BMP की वैल्यू अंडर रूट 2RT अपान m है। जो पहले नंबर पे है इससे सबको भाग दे दिया, भाग दे दोगे तो यहां तो पूरा कट जाएगा तो 1 बचेगा। ये सॉल्व हो के आएगा 0.845, ये सॉल्व हो के आएगा 0.667। तो अगर आपसे कोई पूछे जो मैक्सवेल की वेलोसिटीज है उनका रेशियो क्या होता है, तो 1:0.8 रेशियो 0.6 होता है भैया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। तो हमने आपको पिछले गनशॉट में बताया था कि जो इस तरीके के कंपाउंड होते हैं K4FeCN का होल ऑफ 6, इन्हें हम लोग कहा करते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। इनमें बाहर वाला सिंपल आयन होता था, ये CMA होता था, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता था ये लिगैंड होता था। तो इस तरीके के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया गया, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग ने प्रस्तुत किया। इस थ्योरी का यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझाने के लिए किया गया। यानी BBT का काम था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, इन्हें वो समझाए। कैसे समझाया इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है या जो सेंट्रल मेटल एटम है, हमने आपको बता रखा है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, मान लिया FeCN का होल ऑफ 6, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये तो लिगैंड है, और ये जो ये सेंटर में लिखा होता है इसे कहते हैं CMA। तो इन्होंने कहा सेंट्रल मेटल जो आयन होता है इसके पास कुछ खाली ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। ये ऑर्बिटल लिगैंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करके
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, यानी इनके पास खाली ऑर्बिटल है, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके खाली ऑर्बिटल के पास जाते हैं और दोनों आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं भैया। ठीक है, अब बॉन्ड कैसे बनेगा कि भैया एक के पास कुछ है, एक के पास को कुछ चाहिए, तो दोनों इनके पास खाली ऑर्बिटल है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किए और बन गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भाई। ठीक है, जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनाने से पहले मेटल आयन के ऑर्बिटल्स मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। यानी अगर मान लिया जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसके पास एक और दो तीन मान लिया ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, तीन पी ऑर्बिटल है, तो ये ऐसे ही डायरेक्ट एस और पी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा यार इनके घर में टूट पड़ गई है, एक एस आ रहा है एक पी आ रहा, नहीं, बोले ऐसा करो एक एस है तीन पी है, सब लोग मिलो, सब लोग मिलोगे तो कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार, ये sp हो गया, बोले चारों ऑर्बिटल आपस में मिल के जाएंगे। तो जब भी इनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं तो ये बॉन्ड बनाने से पहले सारे ऑर्बिटल्स को मिलाकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, क्योंकि हमेशा ऑर्बिटल्स वही आपस में मिलेंगे जिनकी एनर्जी लगभग सेम होगी। तो भैया जितने भी सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं ये कहते हैं कि हम जुड़ेंगे लिगेंड से, लेकिन टुकड़ों में नहीं जुड़ेंगे कि s जा रहा है p जा रहा है, नहीं, बोले मेरे जितने ऑर्बिटल हैं हम सब इकट्ठा करेंगे, एक साथ बनाएंगे, सेम एनर्जी लेके तब जाएंगे और कहेंगे कि भैया देखो मेरे पास इतने खाली ऑर्बिटल हैं और हम बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन जैसा होगा वैसी ही उसकी आकृति होगी। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 तो आकृति होगी टेट्राहेड्रल। जैसे एक एग्जांपल हमने लिख दिया है NiCO का होला 4, ये समचतुष्फल की आकृति दिखाता है। जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, मान लिया ये Ni आ जाएगा, ये CO आ गया, ये CO आ गया, ये CO आ गया, ये CO आ गया, और इस तरीके की जो आकृति बनती है इसे हम लोग कहते हैं समचतुष्फल की यानी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऐसे ही DsP2 अगर संकरण है तो स्क्वायर प्लेनर होगी, NiCN का होला 4 डबल नेगेटिव हो जाएगा। D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल होगा मेरे भाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, CONH3 का होला 6 ट्रिपल पॉजिटिव इसका उदाहरण है। sp3d2 अगर होगा तो आउटर ऑर्बिटल होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, COF6 ट्रिपल नेगेटिव इसका उदाहरण है। तो आप कुछ दो तीन उदाहरण लिख दोगे। और चौथा पॉइंट जो कि आखिरी है, इन्होंने बताया यदि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, पेयर्ड माने जोड़े में, एक दूसरे के प्रति, हम दोनों पेयर हैं, हम लोग जोड़े में हैं, तो जब एक दूसरे के प्रति तो उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं, और बिना जोड़े के हो तो उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, डाई यानी जोड़े में होते हैं, तो उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं, और अगर अनपेयर्ड होते हैं तो उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस रही इस थ्योरी की, क्या थी, ये कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर शो कर रहे हैं, क्या कलर शो कर रहे हैं, कितने कलर शो कर रहे हैं और क्यों शो कर रहा है ये नहीं बता पाए। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का रीजन भी ये नहीं बता पाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबिलिटी शो कर रहा है, कितना स्टेबल है ये नहीं बता पाए। और साथ ही साथ क्वांटिटिव मैग्नेट जो मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट को भी ये नहीं समझा पाए, चुंबकीय आघूर्ण को नहीं समझा पाई ये थ्योरी। और जब ये सब गलतियां हो गई, ये सारी चीजों को नहीं समझा पाए, कलर को नहीं समझा पाए, स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाए डिटेल में, तो फिर इन्होंने कहा कि भैया ये थ्योरी हो गई है गड़बड़। तो एक नई थ्योरी दी गई जिसे कहा गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि मोस्ट वांटेड है। बीबीटी अगर पेपर में आएगी भाई तो 7 नंबर में आएगी, समझ लो। सबसे पहले समझो भैया फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। हमने आपसे कहा था जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से समझो, हमने आपको उदाहरण दिया था कि 50 लोग छप्पर चढ़वाने आए, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छप्पर को कायदे से चढ़वा रहे, बाकी लोग नीचे खींच रहे। लगा अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है, केवल 40 है, बाकी 10 लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक आदमी वेग को निर्धारित करेगा। क्या लिख दिया, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर, रिएक्टेंट क्या होता है, जो क्रिया करता है वो रिएक्टेंट होता है, जो बनता है वो उत्पाद होता है। यानी जो रिएक्टेंट है, अगर एक रिएक्टेंट निर्भर कर रहा है, वेग को निर्धारित कर रहा है, तो कहलाएगी क्या, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है भाई। ठीक है, जैसे अब हम करके भी दिखाएंगे, इसका एक्सप्रेशन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है भैया, समझो जरा। हमने क्या किया, हमने लिखा कि भैया कोई
कोई रिएक्टेंट है ए। अब सर ये सिर्फ ए रिएक्टेंट क्यों लिया आपने, बी क्यों नहीं लिया, सी क्यों नहीं लिया? तो भैया इसलिए केवल रिएक्टेंट ए लिया है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, केवल एक ही रिएक्टेंट बेग को निर्धारित करेगा। इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। समझो जरा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। जिस समय हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लिया जब हमने क्रिया को करना शुरू किया तो इनिशियल अमाउंट कितना है, स्मॉल ए। समझना भाई, 10 किलो चीनी लेके आए, चाय पत्ती बनाना शुरू कर रहे हैं भाई, ठीक है, या 10 लीटर पानी लेके आए, चाय पत्ती बनाना शुरू। तो स्टार्टिंग में अभी कोई चाय नहीं बनी है, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, तो स्टार्टिंग में जो इसका इनिशियल अमाउंट है मान लेना कितना है, ए है। अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, तो प्रोडक्ट कितना है, इस समय 0 है। थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक भैया, प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो ए में से मान लिया x खर्च हो गया, तो कितना बचेगा भाई, a माइनस एक्स बच जाएगा। ध्यान से समझना, हमने आपसे कहा रिएक्शन का वेग एक आदमी निर्धारित कर रहा है। अब ध्यान से समझो, ज्यादा मात्रा होगी तो हम आपसे कहें लो 1 करोड़ रुपए, तुम्हारा वेग अंधाधुंध बढ़ जाएगा, तुम खर्चा करना शुरू कर दोगे। हम कहें जे लो 10 रुपए, अब तुम सोच सोच के खर्च करोगे, ले 1000 रुपए, तुम सोच सोच के खर्च करोगे। उसी तरीके से कि भैया इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट का मोल कितना था, a मोल थे हमारे पास, उसमें से भी x खर्च हो गया, तो बचे कितने, a माइनस एक्स मोल मेरी जेब में बचे हुए हैं। इन्हीं पे हमारा वेग निर्धारित होगा। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, बचपन से पढ़ा है। ये केमिस्ट्री है, तो यहां पे पढ़ेंगे चाल बराबर सांद्रता बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन पढ़ेंगे भाई। तो क्या लिख दिया हमने, dx अपॉन dt। ये क्या है भैया, अभिक्रिया का वेग है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो किस पे निर्भर करेगा, केवल एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर, मोल्स पर डिपेंड करेगा। तो वेग हो गया dx अपॉन dt। मोल कितने बचे हैं, a माइनस एक्स बचे हैं। जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हटाते हैं, एक कांस्टेंट क्या लगाते हैं भाई, k लगाते हैं। तो dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स। मैथ वालों को पता है, बायोलॉजी वाले ज्यादा दिमाग ना लगाएं, समझो क्या है। जब भी कभी इंटीग्रेशन करना होता है, समाकलन करना होता है, अवकलन करना होता है, तो एक जैसे फलन एक साइड होने चाहिए भाई, ठीक है। तो भैया एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, dx के नीचे क्या ले आए, a माइनस एक्स, dt को कहां ले गया उधर, तो k dt हो गया। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। समझना, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन असलियत में होता है log x होता है भाई, ठीक है। तो अब जब इस पूरे को हल करेंगे, मैथ वाले बच्चों को पता होगा, यहां पे log x आ जाएगा, यहां dt का केवल t हो जाएगा, जो log आएगा उसका बेस e होगा, उसे 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करेंगे। ओवरऑल चक्कर में ना पड़ते हुए इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लोग करके भी दिखाई दे रहा है यार। इंटीग्रेशन का क्या तरीका है बताओ, ये आ गया dx अपॉन a माइनस एक्स। जहां जहां पे d लगा हुआ है वहां पे सांप लगा दो। देखो सांप लगाया, देखो सांप लगाया। जो सांप क्या है, जो इंटीग्रेशन का निशान है भाई, ठीक है। क्या आ गया अपने पास बताओ, अपने पास आ गया 1 अपान a माइनस एक्स। तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 1 अपान a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log a माइनस एक्स। लेकिन भैया x यहां पे काहे में चल रहा है, देखो x के गुणे में माइनस चल रहा है, प्लस होता तो सिर्फ log a माइनस एक्स हो जाता, लेकिन यहां x के संग में माइनस चल रहा है तो माइनस से हम लोगों ने गुणा कर दी, ठीक। यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस log a माइनस एक्स। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो k तो कांस्टेंट है, dt का जब भैया इंटीग्रेशन होगा तो हम हमेशा देसी भाषा में बताते हैं, सांप d को खा जाएगा, बचा हुआ t आ जाएगा और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। नीचे लिख के दिखा दिया, जहां i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो शुरुआत में चलना पड़ेगा जब इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। चलो शुरुआत में चलते हैं कि जब टाइम 0 रहा होगा, उस समय कुछ भी मात्रा खर्च नहीं हुई होगी, उस समय मात्रा a रही होगी, x का नामो निशान नहीं रहा होगा। तो जब टाइम 0 है तो x 0 होगा। तो भैया जब टाइम 0 x 0, तो यहां रख दिया t का मान 0 रखा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, x 0 रखा तो ये 0 हो गया। क्या बचा, i बराबर बचेगा माइनस का log a। ये देखो i बराबर क्या बचा, माइनस का log a। इसे उठा के पुट कर देंगे समीकरण 1 में। ले भैया समीकरण 1 में रख दिया, माइनस का log a माइनस एक्स है, हाँ है, kt है, हाँ है, माइनस का log a है, हाँ है, रख दिया भाई।
माइनस का लॉग ए उधर है, इधर आएगा तो प्लस का लॉग ए हो जाएगा। ले लॉग ए माइनस का लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी आ गया। अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें के निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है वेग स्थिरांक का भाई, ठीक है। तो टी को कहां भेज देंगे, नीचे। तो के बराबर क्या आ जाए, बताओ के टी बराबर क्या हो जाएगा। पहले तो इसे समझो, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है लॉग एम माइनस का लॉग एन। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग एम माइनस लॉग एन चल रहा हो तो वो लॉग m अपॉन n हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये देखो लॉग m मतलब a हो गया, कहां गया सर जी, ये देखिए लॉग, इधर तो kt चल रहा है, kt चलने दिया। लॉग m मतलब लॉग a हो गया, बटे में लॉग a माइनस x हो गया, यानी kt बराबर आ गया लॉग a अपॉन a माइनस x। जो नॉर्मल लॉग होता है उसका बेस e होता है। अगर बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा करनी पड़ेगी 2.303 से। k यहीं लिखा रहने दिया, e को 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 से गुणा करी, t को नीचे ले आए, a अपॉन a माइनस एक्स चल रहा, यानी फाइनल प्रूवमेंट आ गया k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, जो कि 12th में आपने डायरेक्ट लिख दिया होगा भाई, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, दो इसके हमने उदाहरण भी आपको बता दिए हैं, जैसे 12, 22, 11। भैया जो चीनी है, चीनी ने रिएक्शन करी पानी से, अम्लीय माध्यम है, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब पानी को बढ़ाओगे घटाओगे भाई, ठीक है। ऐसे ही CH3COOC2H5 क्या है भैया, एथिल एसीटेट है। क्या है, एथिल एसीटेट, इसी को एस्टर भी कहते हैं। पानी से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा, और संग में क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। दोनों कैसी हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वह रिएक्शन जिसका वेग केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल निर्धारित करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एक पावर निर्धारित करती है, क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। वेग को काहे से लिखते हैं, dx अपॉन dt से लिखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बची हुई मात्रा a माइनस एक्स की पावर के, a माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट k लगा लिया भैया, dt एक तरफ कर लिया, x एक तरफ कर लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, फाइनल प्रूवमेंट आ गया k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो क्या होती है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। भाई नाम से ही पता चल रहा है, एक आदमी का नाम क्लासियस रहा होगा, एक का क्लैपेरॉन रहा होगा, एक ने कोई इक्वेशन दी होगी, एक ने उसमें थोड़ा बहुत ड्रामा करा होगा, और मिलकर एक इक्वेशन बनी होगी जिसे कहेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भाई, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में सीसी इक्वेशन भी कह देते हैं। क्या होती है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जब भी कभी फेज चेंज होगी, ट्रांजिशन चेंज होगी, कैसे, सीसी इक्वेशन फेज ट्रांजिशन के बीच होने वाले एंट्रोपी चेंजेस के कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होती है। यानी जब भी कभी फेज चेंज होगी, फेज का मतलब क्या, अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, यानी इस तरीके से अगर फेज चेंज हो रही है तब ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन अपने काम में आएगी भाई, ठीक है। तो चेंजेस के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होती है। फेज ट्रांजिशन कैसे हो सकते हैं भैया, तो हमने आपको बताया कि जैसे सॉलिड यानी ठोस जो है वो लिक्विड में बदल सकता है। सर जी ये जो बीच में इसे आपने डबल एरो लगा रखे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये रिएक्शन दोनों दिशाओं में होती है भैया, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। ऐसे ही लिक्विड से भाप यानी वेपर बन सकता है, वेपर से सॉलिड बन सकता है, लिक्विड बन सकता है, सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड। अब सर जी सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड के भी प्रकार है ना, मान लिया एक प्रॉपर सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि किस तरीके से फेज चेंज हो रही है। तो जब भी कभी फेज चेंज हो रही होगी, एक फेज दूसरे में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, इस तरीके से अगर फेज चेंज हो रही है तब मेरे भाई क्या होगा, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर जी, ठीक है। चलो दिखाते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। सीसी इक्वेशन फेज चेंज इक्विलिब्रियम की स्टडी के लिए यूजफुल होती है। अभी हमने आपको बता दिया कि जब भी कभी फेज चेंज होगा तब सीसी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है। कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा डेरिवेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन को प्रूव करेंगे, फिर क्लासियस ने किस तरीके से चीजों को किया उसे उसमें एम्प्लीफाई करके सर जी सारी चीजें करेंगे। देखना, यदि दो फेज हैं ए और बी, ठीक है, हमने यहां से शुरू करा कि भैया दो कोई अवस्थाएं हैं, वो ठोस द्रव हो सकती हैं, द्रव गैस हो सकती हैं, ठोस गैस हो सकती हैं। दो फेज हैं ए और बी, ठीक है। तो अब ए रिवर्सिबल बी, यानी ए से क्या बन रहा है सर जी, बी बन रहा है। ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ये देखो ए से क्या बन रहा है,
बी बन रहा है। तो अगर इन लोगों की एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के बीच भी इक्विलिब्रियम होगा। तो मान ले रहा इसकी एनर्जी कितनी है, जीए है सर जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी बोलते हैं इसे। इसकी एनर्जी कितनी है, जीबी है। तो इन दोनों की एनर्जी के बीच में भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। जब जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है अगर उतनी ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो, यानी अग्र विक्रिया की दर, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो, तब हम लोग उसे इक्विलिब्रियम कह देते हैं। तो यानी अगर दोनों बराबर है तो दोनों बराबर का मतलब है एक में से दूसरे को घटाओगे, इनका परिवर्तन यानी चेंज निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर होंगे तो तब डेल्टा जी का मान कितना हो जाएगा, जीरो। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, डेल्टा जी का मतलब जीए माइनस जीबी की वैल्यू जीरो होगी। अगर जीए माइनस जीबी जीरो है तो इसे उधर भेजेंगे तो जीए किसके बराबर आ जाएगा, जीबी के बराबर आ जाएगा। यानी अगर इक्विलिब्रियम है दो फेजेस के बीच में तो जो उनकी गिब्स एनर्जी है वो क्या होगी, बराबर होगी। जी फॉर क्या होता है, गिब्स एनर्जी है भाई, ठीक है। यदि सिस्टम का टेम्परेचर हम लोग dt बढ़ा दें, अब भैया पहले एनर्जी कितनी थी, g थी भाई, ठीक है, अब थोड़ा सा टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। अगर सिस्टम का टेम्परेचर dt बढ़ा दे तो गिब्स फ्री एनर्जी में भी कुछ अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, पहले ga एनर्जी थी अब dga थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ऐसे पहले gv एनर्जी थी अब dgv थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर एट इक्विलिब्रियम पे आएंगे, इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो ga प्लस dga का मान GB प्लस DGB के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो जाएंगे और ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं कि GA का मान GB के बराबर है। तो जब GA GB के बराबर होगा तो भैया GA से GB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। GA से GB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, DGA बचेगा, क्या बचेगा, DGB बचेगा, दोनों बच गए मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जो गिब्स एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, गिब्स एनर्जी का फार्मूला होता है G बराबर U प्लस PB माइनस का TS, ये गिब्स एनर्जी का फार्मूला होता है। हमें चाहिए DGA बराबर DGB, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, भैया डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करा तो यहां आ गया DG, ठीक है, यहां आ गया DU प्लस यहां पे दो फंक्शन है, एक P है और एक V है। तो डिफरेंशिएशन करने का फार्मूला ये होता है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक को करेंगे दूसरे का छोड़ेंगे, दूसरे को करेंगे पहले का छोड़ेंगे। तो DG ऐसे, DU ऐसे, इसका करेंगे तो P का क्या, P ऐसे लिखा, V का कर दिया तो DV हो गया। क्या हो गया, DV प्लस का निशान लगाया। अब की B को ऐसे लिख लिया, P का करा तो DP हो गया। माइनस का इसका करेंगे तो T को छोड़ा, S का करा तो DS, माइनस का निशान, S को छोड़ा, T करा तो DT मेरे भाई। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां पे प्लस होगा लेकिन बाहर माइनस चल रहा था तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर दो फंक्शन चल रहे हैं तो एक को उतारा दूसरे का करा प्लस दूसरे को उतारा पहले का करा, इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करा, इक्वेशन बना ली। अब हमें मालूम है जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि TdS का मान dQ के बराबर होता है। तो TdS का मान हम लोग dQ के बराबर रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मालूम है जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है dQ बराबर du प्लस PdV होता है। तो अगर सेकंड और फर्स्ट लॉ को मिला दें तो TdS तो आ ही जाएगा, dQ की जगह पे क्या आ जाएगा, du प्लस PdV आ जाएगा। यानी TdS बराबर आ जाएगा du प्लस का PdV मेरा भाई, ठीक है। थोड़ा सुकून से बैठ के करना, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो जब TdS बराबर du प्लस PdV आ जाएगा तो इसमें मान रख देंगे, TdS बराबर क्या रख देंगे, du प्लस का PdV। फायदा ये होगा PdV कैंसिल हो जाएगा और du कैंसिल हो जाएगा। कैसे, जरा देखना, मान रख दिया, du से du कैंसिल हो गया, PdV से PdV कैंसिल हो गया, क्या बचा, BDP बचा माइनस का SDT बचा। भैया BDP बचा माइनस का SDT बचा, ठीक है। तो अब डेल्टा G का मान, अब अगर दो कंडीशनें लगाएंगे तो पहली कंडीशन DGA बराबर BADP हो गया माइनस का SADT हो गया, DGB बराबर BBDP हो गया माइनस का SBDP हो गया। दो कंडीशनें मान ली SB और SA के लिए। फिर मेरे भाई इक्वेशन 2 क्या कर रही है, अभी ऊपर एट इक्विलिब्रियम पे DGA का मान DGB के बराबर था तो दोनों मान हमने बराबर रख दिए। जब मान बराबर रखे तो BADP आया माइनस का SADT आया बराबर BBDP आया माइनस का SBDT आया भाई, ठीक है। B वाला मामला एक तरफ कर लेंगे, एक एक रिश्तेदारी वाले एक तरफ कर लो भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, DP ऐसे लिखा, DT को नीचे उठा ला है।
SA माइनस SB यानी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन को डेल्टा S से लिख दिया, ऐसे ऐसे डेल्टा V से लिखा नीचे भेज दिया, यानी dP अपॉन dt बराबर क्या आ गया, डेल्टा S अपॉन डेल्टा B आ गया। भाई इसे एक इक्वेशन मान लिया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा S बराबर डेल Q अपॉन T होता है। अब डेल्टा Q अपॉन T, डेल्टा Q क्या है, हीट है, तो डेल्टा Q से लिख लो या उसे डेल्टा H से लिख लो, एक ही बात है। तो हीट को डेल्टा H अपॉन T लिख लिया, यहां रखेंगे डेल्टा S की जगह पे डेल्टा H अपॉन T आएगा, डेल्टा V आएगा, dP अपॉन dt आएगा। भाई ठीक है, ये जो हमने एक सिंपल इक्वेशन निकाल ली है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बराबर डेल्टा T बराबर डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V, ये कहलाती है क्लैपेरॉन इक्वेशन। अभी ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये तब बनेगी जब थोड़ा सा इसमें ड्रामा करेंगे। कैसे करेंगे, डेल्टा H क्या है, मोलर ऑफ एंथैल्पी है या हीट चेंज है, T क्या है, टेम्परेचर है। भाई ठीक है, डेल्टा V क्या है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम है, क्योंकि दो फेजेस हैं तो उन फेजेस के बीच में जो वॉल्यूम डिफरेंस है, मान लिया ठोस है उसका आयतन भैया निश्चित होएगा, गैस है उसका आयतन बहुत ज्यादा होएगा, तो जो डिफरेंस है उसे डेल्टा B से लिखा हुआ है। यह इक्वेशन सभी प्रकार के फेज चेंजेस के लिए यूजफुल होती है, यानी क्लैपेरॉन इक्वेशन से आप सभी प्रकार की फेज चेंजेस को कैलकुलेट कर सकते हो। भाई ठीक है, डेरिवेशन ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब किस तरीके से क्लासियस ने इसमें इंप्रूव करा, क्लासियस ने केवल क्या किया, लिक्विड के वेपोराइजेशन के लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन की सहायता से इक्वेशन डिराइव करा, यानी इन्होंने सारी कंडीशनें नहीं लगाई क्लासियस ने, इन्होंने कहा तुम्हारी इक्वेशन ठीक है, बस हम जो प्रूवमेंट करेंगे वो लिक्विड से वेपर में करेंगे। लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव से बाष्प में जाने के लिए करेंगे। भाई ठीक है, जिसे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहा गया। क्लैपेरॉन इक्वेशन अभी ऊपर निकाली, क्या निकाली, dP अपॉन dt बराबर डेल H अपॉन T डेल्टा B। भाई ठीक है, अब ये हमने इक्वेशन निकाल ली है। अब क्या करा, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, क्योंकि भैया क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में क्लासियस ने क्या कहा कि सिर्फ हम लिक्विड से वेपर की बात करेंगे, तो भैया लिक्विड से वेपर, लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसका चेंज निकालें वॉल्यूम में तो डेल्टा B बराबर क्या हो जाएगा, VV, यानी B वेपर वाला वॉल्यूम माइनस लिक्विड वाला वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होगा, अगर पानी है तो इतना सा होगा आयतन, लेकिन अगर उसे भाप बना दोगे तो आयतन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जो लिक्विड वाला वॉल्यूम है उसे छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो हमने क्या लिखा कि भैया जो Bl है वो नेग्लिजिबल है, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पानी की और भाप की, भाप का आयतन तो भैया भाप बन के उड़ जाएगी, बहुत आयतन होगा, तो भैया जो पानी है उसका कुछ भी आयतन नहीं होगा, उसे छोड़ देंगे। Bl को हमने छोड़ दिया, Bl को जब छोड़ दिया तो dP अपॉन dt आया, डेल H आया, बटे में T आया, और V की जगह पे डेल्टा V की जगह पे हमने क्या लिख दिया, VV लिख दिया। क्यों, क्योंकि डेल्टा V का मतलब वेपर और लिक्विड में चेंज है। भाई सीधी सी बात है, लेकिन एक समस्या यह है कि भैया जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, तो हमने उसे VV से लिख दिया। भाई ठीक है, गैसों के लिए समीकरण पता है, PV बराबर RT होता है, तो यहां से V बराबर RT अपॉन P हो जाएगा। यहां मान रखेंगे एक T पहले से है तो RT स्क्वायर हो जाएगा और P ऊपर चला जाएगा, यहां मान रख दिया, तो dP अपॉन dt बराबर है डेल्टा H इंटू P ऊपर चला गया, बटे में RT स्क्वायर आ गया। P को इधर ले आए तो dP अपान P बराबर हो गया डेल्टा H dt अपान में RT स्क्वायर। 1 अपान x का क्या होता है, log x होता है, तो ऐसे 1 अपान P को हम लोग क्या लिख लेंगे, d log P लिख लेंगे। भाई ठीक है, बराबर में डेल्टा H चल रहा है, dt चल रहा है, बटे में RT स्क्वायर चल रहा है। ये जो इक्वेशन निकल के आई, ये इक्वेशन कहलाती है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, यानी उसी इक्वेशन में थोड़ी सी कंडीशन लगा ली कि ये वेपर है, ये लिक्विड है, तो जो डेल्टा V है, वेपर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, लिक्विड का बहुत कम होएगा, तो खाली वेपर वाला रख देंगे, उसे सॉल्व कर लिया हमने, और हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन आई है क्या हो गई, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगर इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना चाहो, इंटीग्रेटेड मतलब समाकलन के रूप में, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। कैसे इंटीग्रेशन करोगे भैया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करा, P प्रेशर है तो प्रेशर की लिमिट लगाई P1 टू P2, डेल्टा H बटे R कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, dt यानी क्या है भैया बताओ, dt क्या है, तुम लोग कमेंट करके बताना dt क्या है। भाई ठीक है, तो इस टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने क्या किया, T1 से T2 कंडीशन लगाई, और भैया क्या करा बताओ, यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगा, log p बचेगा, और जब log p बचेगा तो ऊपर वाली लिमिट ऊपर आएगी, ऐसे करके ऊपर वाली लिमिट ऊपर आएगी और नीचे वाली लिमिट नीचे आएगी। लिमिट लगाने का तरीका होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं तो log p2 माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो log p1 बराबर डेल्टा H अपान R, टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे -2 बनेगा। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है भैया, एक जोड़ देते हैं, जितना आता है उतना हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो जब
जब भैया ऐसा करोगे तो -2 में 1 जाएगा, बचेगा -1, तो माइनस आ जाएगा, और वहां पे t की पावर -1 को नीचे ले आएंगे तो 1/t हो जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो क्या आया, अच्छा log m माइनस log n होता है log m/n, तो log p2/p1 हो गया, डेल्टा h/r हो गया, -1/t, t2 - t1 है। लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे -1/t2 आएगा, यहां पर रखेंगे t1 तो प्लस का 1/t1 आएगा। यहां पर लिमिट शायद थोड़ी सी दिक्कत कर गई है, चलो रख के दिखाते हैं हम आपको भैया, ठीक है, बताओ। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस हमने कहां निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, डेल्टा h/r, ये लिमिट रखेंगे 1/t2 माइनस का 1/t1 हो गया, माइनस को बाहर ही चलने दिया, यहां एलसीएम ले लिया, इधर आएगा t1 माइनस का t2 बटे में t1 t2। ये जो इक्वेशन आ गई है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है किसकी, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की भाई, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। एप्लीकेशन, इसके फायदे क्या क्या हैं, तो फायदे ये हैं, आप इन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब क्या है, जो एंथैल्पी चेंज है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इन ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ पी ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे पी का क्या प्रभाव पड़ता है उसे कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर को। दिस इक्वेशन यूजफुल इन स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, कोई कितने पे उबलेगा कितने पे जमेगा इसे भी आप कैलकुलेट कर सकता है। उसके बाद एक और टॉपिक है जो पेपर में आता ही आता है, जो है आइसोमेरिक। क्या है काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक मतलब क्या होता है, गतिक, थ्योरी माने सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत, यानी गैसों के अणु होते हैं अंधाधुंध गति करते हैं, यही गैसों का अणुगति सिद्धांत है। लो समझो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। एक गैस लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में ना के बराबर होता है। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, ये देखो यही तो दिक्कत थी, वॉन डर वाल्स ने कहा तुम कह रहे हो कि जो मॉलिक्यूल्स का आयतन है वो निग्लिजिबल है, ना के बराबर। उन्होंने कहा नहीं, उसका अपना आयतन है, उसे घटाओ, v - b लिखो, तभी इक्वेशन चेंज हुई भैया, ठीक है। तो इन्होंने कहा मॉलिक्यूल, जो गैसों के अणु हैं बहुत छोटे होते हैं, उनका आयतन वायतन उनकी कोई औकात नहीं है, समझ लो मेरे भाई, ना के बराबर है, ठीक है। गैसेस मॉलिक्यूल्स लगातार तेजी से गति करते रहते हैं। यहां सिलेंडर ला के खोल के रख दें, पूरे मोहल्ले पर पता जाएगा कहीं भैया सिलेंडर लीक हो रहा है, क्यों, गैसों के अणु उड़ उड़ के सबकी नाक तक पहुंच जाएंगे, तो अंधाधुंध गति करते रहते हैं तथा एक दूसरे से एवं कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं। अगर किसी कंटेनर में गैस है तो उससे टकराएंगे, यहां सिलेंडर खोल दोगे यहां दीवालों पर टकराएंगे, तो इस तरीके से ये टकराते रहते हैं, ठीक है। सभी मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं परफेक्टली इलास्टिक का मतलब टकराए चले गए, कोई ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं, कुछ नहीं, तो इलास्टिक होते हैं। अतः एनर्जी का नेट लॉस, कोई ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता, कोई ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, टकराते रहते हैं, चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, जब ये आपस में कोलिजन मतलब टकराते हैं, ठीक है। गैसेस पोटेंशियल एनर्जी नहीं रखती, समझो दो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब गैसों के अणु अंधाधुंध गति कर रहे हैं तो उनमें स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी, खाली गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, बौरा के अंधाधुंध घूमते रहेंगे। तो गैस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा नहीं रखते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मास माना गया है। पॉइंट मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि भैया इनका जो m का मान है वो ना के बराबर, द्रव्यमान है ही नहीं। जब द्रव्यमान ही नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी। एक मोटा ताजा आदमी लिया, पड़े हुए हिल ही नहीं पा रहा, और कोई दुबला पतला फिट आदमी है, ऑटोमेटिक स्थितिज ऊर्जा कम होगी, फटाफट भाग भाग के काम करता रहेगा। तो m की वैल्यू भैया बहुत कम है, पॉइंट मास है भाई, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, लोग अंधाधुंध गति करते रहते हैं। बाद में यही तो गलत साबित हुआ, वॉन डर वाल्स ने कही नहीं तुम गलत कह रहे हो, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, प्रेशर बढ़ेगा, पी को उन्होंने बढ़ाया, कंप्लीटली फ्रीली मूव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नेग्लिजिबल होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी इनका कुछ नहीं कर पाएगा, इतने हल्के होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल भी इनका कुछ नहीं कर पाएगा। मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सभी को पता होना चाहिए कि भैया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। किसी को भी उठा के तबा के ऊपर रख दो, ऑटोमेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, या करने लगेगा मेरे भाई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मॉलिक्यूल्स के लगातार वेसल बॉल्स पर बम्बार्डमेंट से गैस का प्रेशर होता है मेरे भाई, यानी जो अणु होते हैं जब वो बर्तन की दीवार पर टकरा रहे हैं तो जिस तेजी से वो टकरा रहे हैं, जिस बल से टकरा रहे हैं, उसी के कारण गैसों का प्रेशर क्रिएट होता है, दाब क्रिएट होता है भैया, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन भी दी है, ये इक्वेशन भी पेपर में एक बार 2 नंबर में आई है कि यदि कोई क्यूब है, क्यूब समझते हो मेरे भाई, हम लोगों ने बचपन में खूब लूडो खेला है, इस तरीके से मेरे भाई आप तो अभी भी बचपन में ही होगे, ये क्यूब है, इस तरीके का कोई क्यूब है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं, N है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल है उनका द्रव्यमान कितना है, M है, और उनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, C सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब L है तो L की पावर 3 इसका आयतन यानी वॉल्यूम हो जाएगा। तब जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है Pv बराबर 1/3 mnc स्क्वायर, कई बार ये mnu स्क्वायर लिख के आ जाएगा, कई बार b स्क्वायर लिख के आ जाएगा, चाल को जिससे लिखना चाहो लिख लो, हम लोगों ने c से लिखा है इसलिए फॉर्मूला हो गया है Pv बराबर 1/3 mnc स्क्वायर भैया, ठीक है। 0.2 और 0.5 रियल गैसेस और लो टेम्परेचर पर फॉलो नहीं करती भाई, कि अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते हैं, ठीक, जबकि होते हैं सबको पता है। प्रेशर कोई नहीं लगता है, बोले हाँ प्रेशर लगता है। वॉल्यूम निग्लिजिबल ना के बराबर होता है, बोले नहीं वॉल्यूम होता है, रियलिटी अगर आप देखोगे तब। ये सब आदर्श गैसों के लिए है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती हैं आइडियल गैसेस के लिए। क्या होती हैं भैया, गैस तो गैस है, जहां मर्जी हो जाने दो, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, कुछ नहीं, अंधाधुंध गति करने दो, यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझो, आइसोमेरिज्म का मतलब समझते हो, गंगाधर ही शक्तिमान है, एक गंगाधर है एक शक्तिमान है, आदमी दोनों एक ही हैं, फार्मूला दोनों का एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, दिख अलग अलग तरीके से रहे हैं। इन लोगों को कहते हैं आइसोमर्स। समझाते हैं आपको पहले सरल तरीके से, फिर ये सब तो हम आपको बता ही देंगे फटाफट से। देखो भैया, हमने लिख दिया CH3OCH3। अब इसमें बताओ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, 1 है। समझ में आ रहा है? अगर हम इसे ऐसे लिख दें C2H5OH, तब भी तो वही कहानी है, कार्बन 2, यहां भी 2 हैं, हाइड्रोजन 6, 5 और 1 6, यहां भी है, ऑक्सीजन 1, यहां भी 1 ऑक्सीजन है। तो भैया यहां पर ये तो अल्कोहल है, जहां OH होता है वो अल्कोहल होता है, दारू है पियो, और जो ईथर ऐसे पी लोगे तो मरोगे। इसका मतलब इन दोनों में फर्क है। तो भैया इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कार्बन 2 कार्बन 2, तो इस तरीके से ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स का होता है कि भैया फार्मूला जो है वो अलग हो सकता है, प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा होगा। फिर डिपेंड करेगा कि आइसोमेरिज्म कैसी है। तो समझो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरीके की आइसोमेरिज्म होती है। जो पहली हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक, यानी संरचना अलग अलग होगी। कैसे समझो, तो हमने लिखा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है, जो 5 प्रकार की होती है। यानी जो संरचना अलग अलग तरीके से बनेगी तो 5 तरीके की मेरे भाई आइसोमेरिज्म बनेगी। पहली होगी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चल रहा है भैया आयोनाइजेशन का मतलब क्या। आयोनाइजेशन का मतलब आयन अलग अलग होंगे। लो लिख दिया भैया, हमने लिखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अंदर तथा बाहर की ओर लिगेंड्स की पोजीशन में चेंज होने के कारण आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। यह सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देते हैं। जैसे यहां देखो PTNH3 का होला फोर Cl2Br2, इसमें भैया बाहर कौन है, Br है, तो इसमें ब्रोमीन आयन टूटेगा, ये पूरा अलग टूटेगा, ये अलग टूटेगा। इसी को अगर हम ऐसे करके लिख दें कि भैया Br2 अंदर लिख लिया, Cl2 बाहर लिख लिया, तो फार्मूला तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें जब टूटेगा तो Cl यानी क्लोराइड आयन टूटेगा। तो ये वाला जो टेस्ट देगा ये क्लोरीन का देगा, ये वाला जो देगा वो ब्रोमीन का देगा, क्योंकि इसमें ब्रोमीन बाहर पड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन बाहर पड़ा हुआ है, तो दोनों में आयन का फर्क है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है भैया। दूसरी होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी। लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, पानी कमी हो गई, ये देखो पसीना निकल रहा है, बाहर बारिश हो रही है और यहां पसीना निकल रहा है। क्यों? मेहनत करोगे तो पसीना निकलेगा मेरे भाई। तो हाइड्रेट का मतलब यह है कि पानी के जो अणु हैं वो इधर उधर होंगे। समझना कैसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की ओर प्रेजेंट लिगेंड वाटर के द्वारा एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है। देखो भैया पानी इधर उधर होगा, कैसे, हमने लिखा CrH2O का होल ऑफ 6Cl3, ठीक, 6H2O अंदर 3Cl बाहर। लो यहां देखो H2O 5 ही अंदर रहेगा, 3 में से 1 Cl अंदर उठा ला, देखो Cl, और एक H2O को बाहर फेंक दिया। तो फार्मूला तो वही है, बस H2O को बाहर फेंक दिया, Cl को अंदर उठा लाए। ऐसे 2 H2O बाहर फेंक दिए, 2 Cl अंदर उठा लाए। तो पानी के जो अणु हैं H2O, जो हाइड्रेट अणु हैं वो इधर उधर होंगे, तब हम लोग उसे कहेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भैया, ठीक है।
जो लोग भी सिर्फ YouTube पर पढ़ रहे हो उन लोगों को हम भैया सजेस्ट करेंगे फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc। जब भी कभी कैप्सूल क्लास की वीडियो आएगी, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, सब बनाएंगे भाई। अंधाधुंध लगे हुए हैं, अभी कोर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है। सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं सारी चीजें, तो कतई टेंशन मत लो। हमारी जिम्मेदारी पेपर तक सब करा के देंगे, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे यूट्यूब हो, भैया हम सिर्फ पढ़ाने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल फ्री वाला ज्वाइन कर लो। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी आपको ये PDF वहां पर भी मिल जाएगी। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है वहां पर अलग से एक फोल्डर बन जाएगा कैप्सूल क्लासेस, ये क्लासेस वहां भी मिल जाएंगे, साथ में उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी भैया, ठीक है। अगली होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज क्या होता है? इस आइसोमेरिज्म में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पाए जाते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है अभी बता चुके हैं कि जिनमें डोनर एटम एक से ज्यादा होगा। तो ऐसी आइसोमेरिज्म में क्या होगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे जो एक से अधिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। समझो भैया मेरे, जैसे अगर हम क्या कहें, इस तरीके की आइसोमेरिज्म है CONH3 का होला 5 NO2Cl2। इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। हम क्या करें मेरे भाई, NO2 को ऐसे करके लिख दें ONO की फॉर्म में। तो जब इसे ONO खोल के लिख देंगे तब इसमें जो डोनर एटम हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यानी ओवरऑल बात करें कि भैया ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें एक ही तरीके जो लिगेंड होंगे उन्हें अलग अलग तरीके से लिखोगे, और जब अलग अलग तरीके से लिखोगे तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फार्मूला सेम है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। अगली होगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है बॉन्ड आपस में बनेंगे। इस आइसोमेरिज्म में कैटाइन तथा एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगेंड को एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो भैया इस तरीके से पूरा एक स्फीयर बनेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। जो ब्रैकेट के अंदर पूरा इतना खिंचू मत, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? खिच्चू। बड़े ब्रैकेट के अंदर CO है, हमार ब्रैकेट है, वो तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, यहाँ NH3 है, यहाँ CN है, आपस में बदल लिया। तुम हमें CN दे दो, हमारा NH3 ले लो, CN यहाँ आ गया, NH3 यहाँ चला गया। तो इस तरीके से मेरे भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनती है, ठीक है। आखिरी में होती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो मेटल एटम्स के लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यह आइसोमेरिज्म ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। इसमें क्या होगा? लिगेंड इसमें भी बदलेंगे, लेकिन ब्रिज का मतलब समझते हो सेतु, आपस में कुछ जुड़ा हुआ होगा। जैसे देखो ये बना हुआ है, इसमें भैया एक ब्रिज स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, Cl2NH2CO है, ठीक। ऐसे CONH3 का होला 4 है। ये जो OH है ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, OH इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा। तो ये क्या है? ये एक ब्रिज बना रहा है कि OH इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अगर हम इन्हें आपस में बदल लें तो यहाँ Cl कितने थे? 2। एक Cl यहाँ दे दिया तो यहाँ पे Cl आ गया भैया, देखो पहले नहीं था। NH3 4 थे तो 3 ही रह गए, एक NH3 को हम इधर उठा लाए, 2 के 3 हो गए। तो इस तरीके से जो ब्रिज वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनमें अगर लिगेंड इधर उधर ट्रांसफर होंगे तो उन्हें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम लोग कहेंगे भैया, ठीक है। तो पहली जो आइसोमेरिज्म का प्रकार है वो कौन सा है? आइसोमेरिज्म का जो पहला प्रकार है वो स्ट्रक्चरल वाला है, जो 5 तरीके की है, आपको दिखा दी। दूसरा प्रकार होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में क्या होगा भैया? स्टीरियो का मतलब होता है, मोटा मोटा बात करें, CMA से जुड़े लिगेंड के डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण, ओरिएंटेशन मतलब ज्यामिति संरचना किस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे के कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। यह भी 2 प्रकार की होती है। यानी जो स्ट्रक्चरल वाली थी, संरचनात्मक समावेशिता थी, संरचना से भैया 5 तरीके की आइसोमेरिज्म बनी। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो से 2 तरीके की बनेगी। पहली होगी मेरे भाई, जरा समझो, पहली कौन सी होगी? पहली होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? प्रकाश। लो प्रकाश समझाते हैं। यहां देखो भैया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने सबसे पहले नॉर्मली यानी ऑर्डिनरी लाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश जिसमें कंपन हर दिशा में होते हैं, हर दिशा में होते हैं, तो ये नॉर्मल प्रकाश है। जब इसे निकोल प्रिज्म पर डालते हैं, निकोल प्रिज्म की ये एक्सिस है भैया, ठीक। तो भैया निकोल प्रिज्म की एक खासियत होती है, किसी भी प्रिज्म की एक खासियत होती है जो प्रकाश को फिल्टर कर देती है। तो ये लाइट जब इस पर पड़ेगी तो केवल वही वाला प्रकाश आगे जा पाएगा जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये इसकी एक्सिस ऐसे सीधे सीधे है तो प्रकाश के केवल सीधे सीधे वाले कंपन ही आगे जा पाएंगे। ऐसी लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। भैया समझना जरा, जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं पोलराइजर वाला, बाहर पता लगा बहुत तेज धूप है, हमें कम लग रही है। बसों कारों में बैठ गए, बसों कारों में शीशा बंद कर लो, बाहर धूप बहुत तेज है, अंदर थोड़ी थोड़ी छन छन के आ रही है, तो जो छना हुआ प्रकाश होता है ये पोलराइजर की वजह से होता है, पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। समझना, आजकल जितने भी कैमरे आ रहे हैं,
फोन का कैमरा है, पुराने जमाने के फोन ले जाना पतला बल्ब दिखाई नहीं देगा, खाली लाइट दिखाई देगी। और आज की डेट में भैया सिर्फ कहते एग्जैक्ट बल्ब भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लाइट को फिल्टर कर दे रहा है, पोलराइज कर दे रहा है भैया, ठीक है। तो छनी हुई लाइट पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। जब इसे किसी सोल्यूशन पे डालते हैं, कोई सोल्यूशन, कोई बिलियन है, अगर ये बिलियन सीधी तरफ घुमा देता है लाइट को, मान लिया ऐसे कंपन थे, अगर ये कंपन ऐसे सीधी तरफ घूम गए तो इसे कहते हैं डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये कंपन उल्टी तरफ घूम जाते हैं तो उसे एल फॉर्म या लीबो रोटेटरी कहते हैं। और ये डी और एल एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। बे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइड को घुमाने, जो भैया छनी हुई लाइट आई उसे घुमाने की जो प्रवृत्ति रखेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। दो प्रकार के होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो लाइट को क्लॉकवाइज यानी सीधी तरफ घुमा देंगे, लीवो रोटेटरी यानी जो लाइट को उल्टी तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। डी और एल फॉर्म एक दूसरे से ऑप्टिकली आइसोमर्स कहलाते हैं और ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, एक दूसरे के उल्टे की। भैया एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा, एक डी एक एल, एक दूसरे का उल्टा, एक दाईं तरफ घुमा रहा है, एक बाईं तरफ घुमा रहा। जैसे हम खड़े शीशे में देखें तो हम अपने उल्टे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये लोग ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं भैया, ठीक है। दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझो, स्ट्रक्चरल वाले के 5 थे, स्टीरियो वाले के 2 हैं। एक ऑप्टिकल जो प्रकाश को घुमा देगा वो ऑप्टिकल होगा, ठीक है। दूसरा ज्योमेट्रिकल होगा। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामिति ही होती है, सभी को पता है भैया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो समझो भैया। जो भी भैया लिगैंड जुड़ रहे हैं, हमने कहा FeCN का होल ऑफ 6, तो यहां पर भैया Fe से कितने CN जुड़े हुए हैं, 6 CN जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। समझना मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर भैया कहीं पे 4 लोग जुड़े हुए हैं लिगैंड, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 प्रकार से बनती है। सुनो भैया, जो 4 लोग हैं वो 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। पहला तो ऐसे जुड़ सकते हैं, इस आकृति को टेट्राहेड्रल कहते हैं कि भैया बीच में एक धातु यानी CMA आ जाएगा, लिगैंड L L L L चारों तरफ लिगैंड आ जाएंगे और इस तरीके का एक आकृति बन जाएगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल या समचतुष्फलकीय, ठीक। इसमें मेरे भाई आइसोमेरिज्म नहीं शो होगी। तो किस में शो होगी, दूसरा तरीका यह है भैया कि बीच में कौन आ जाएगा, CMA यानी मेटल आ जाएगा, चारों तरफ लिगैंड आ जाएंगे। इसे देखो स्क्वायर बन गया है एक, तो इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो हमने लिख दिया टेट्राहेड्रल वाली आकृति में सभी लिगैंड सेम दूरी पे होते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या, बीच में कार्बन, यहां पे एक लिगैंड, यहां पे लिगैंड, यहां पे लिगैंड, यहां पे लिगैंड, सब सेम डिस्टेंस पे। सेम डिस्टेंस पे है तो आइसोमेरिज्म का कोई काम नहीं। स्क्वायर प्लेनर में काम चलेगा। कैसे चलेगा, तो भैया सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं, अतः इनमें सिस और ट्रांस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होते। सिस और ट्रांस क्या होता है, यही आपको समझाएंगे स्क्वायर प्लेनर में, समझो। और यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे शो करेंगे, जैसे Ma2, समझना भैया, Ma2B2 टाइप क्या होता है ये जरा समझना। जैसे हमने M माने मेटल, कोई भी मेटल होगी तो Pt एक मेटल हो गई। A2 का मतलब क्या है, कुछ ले लो तो NH3 2 बार ले लिया। B2 का मतलब क्या है, Cl2 2 बार ले लिया, यानी 2 लिगैंड 2 होंगे और एक मेटल होगी भैया, ठीक। Pt कहां आ गया, देखो बीच में आ गया, ठीक। 2 NH3 है, देखो 2 NH3 आ गए, 2 Cl है, देखो 2 Cl आ गए। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो कि NH3 हमने यहीं लिखा रहने दिया, एक Cl इधर लिख लिया, NH3 उधर लिख दिया, Cl इधर लिख दिया, NH3 उधर लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, NH3 एक साइड है, Cl एक साइड है, तो ये सिस फॉर्म कहलाएगी, ठीक। सिस आइसोमेरिज्म है। और यहां पर NH3Cl अलग अलग साइड होगा, तो अगर एक ही साइड आएगा तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी, अलग अलग साइड आएगा तो वो ट्रांस फॉर्म कहलाएगी भैया, ठीक है। इसी तरीके से एक और तरीके से दिखता है कि Ma2BC, यानी एक कोई मेटल होगा जैसे प्लेटिनम, A2 एक लिगैंड 2 बार लेना है तो NH3 ले लिया 2 बार। B और C अलग अलग है, तो B की जगह पे Cl ले लिया, C की जगह पे Br ले लिया। ये भी दिखा देगा कि Pt आ गया, दोनों NH3 आ गया, Cl Br अलग अलग आ गया। एक ही साइड NH3 है तो ये सिस फॉर्म कहलाएगा, अलग अलग साइड में NH3 होगा भैया, कुछ अलग अलग आ गया तो ये ट्रांस फॉर्म कहलाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई आइसोमेरिज्म काम करती है। तो अगर हम लोग आज के, काफी बहुत बड़ा बनना ही क्लास हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लिगैंड की बात करी है, ये थोड़ा सा कठिन क्लास है इसलिए इसमें ज्यादा टॉपिक सब नहीं घुसड़ रहे हैं। लिगैंड क्या होता है बताओ, लिगैंड वो होते हैं जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर CMA से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। अगर वो सिर्फ क्या करते हैं, मोनोडेंटेट, अगर वो केवल एक लोन पेयर देते हैं तो मोनो, 2 देते हैं तो बाई, 2 से ज्यादा देते हैं तो पॉली, और भैया दे एक ही लोन पेयर रहे हैं लेकिन डोनर एटम एक से ज्यादा है तो उसे एम्बीडेंटेट लिगैंड हम लोग कहते हैं।
आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रक्चरल होती है, एक स्टीरियो होती है। स्ट्रक्चरल वाली 5 तरीके की होती है। आयोनाइजेशन में आयन इधर उधर हो जाएंगे, हाइड्रेट में H2O जल के अणु इधर उधर हो जाएंगे, लिंकेज में क्या होगा भैया, लिंकेज में आपस में जो एम्बीडेंटेड वाला लिगैंड होगा जिसमें भैया एक से ज्यादा डोनर आइटम होते हैं वो पाया जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो लिगैंड होंगे वो पूरे पूरे आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और दोनों पूरे पूरे ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स होंगे भाई। कोऑर्डिनेशन पोजीशन क्या होगा भैया, ये उनमें पाई जाएगी जिनमें ब्रिज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है भाई। ठीक है, दूसरी स्टीरियो होगी। स्टीरियो में क्या होगा, स्टीरियो में एक ऑप्टिकल होती है और दूसरी कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल होती है। ऑप्टिकल क्या होगा, जो छने हुए प्रकाश को दाईं या बाईं तरफ घुमा देगा वो डी फॉर्म या एल फॉर्म कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा वाला ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल जो CN बराबर 4 है, CN बराबर 4 मतलब जिसमें लिगैंड 4 जुड़ सकते हैं, उसके एग्जाम्पल से हमने समझाया है कि भैया 4 वाला टेट्राहेड्रल भी बना सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता है। टेट्राहेड्रल ये वाली जो आइसोमेरिज्म है वो नहीं शो करता है, स्क्वायर वाला शो करता है। अगर एक ही साइड में लिगैंड आ रहे हैं तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी, अलग अलग साइड में आ रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म